जय हिंद साथियों। आज हम सभी समाजशास्त्र के संस्थापक पिता में से एक, जिनका नाम मैक्स वेबर है, उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। वास्तव में यदि समाजशास्त्र को जन्म देने का काम यदि अगस्त कॉम्टे ने किया, तो समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का काम जिन बड़े विद्वानों ने किया, उनमें मैक्स वेबर एक प्रमुख रूप से अपना स्थान रखते हैं। और इन्होंने समाजशास्त्र की उन्नति के लिए काम किए और उसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए। उसी योगदानों के रूप में हम आदर्श प्रारूप को देख सकते हैं। समाज में घटनाओं का देखने का लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कोई किसी घटना को दूसरे एंगल से देखेगा, कोई किसी उसी घटना को दूसरे तरीके से अपनी बात को समझाने का प्रयास करेगा। मान लो कहीं पे दीपावली है और पटाखे फोड़े जाएंगे, तो कुछ लोगों का दृष्टिकोण ये हो रहा है कि नहीं भाई, अच्छा है, हर्षोल्लास मना रहे हैं। और कुछ लोग उस घटना को देख करके बताएंगे नहीं, ये तो पर्यावरण का हानि हो रही है। तो वास्तव में वास्तविकता क्या है, इसके लिए समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थता को जानने का जो अध्ययन का काम करता है, उसके लिए मैक्स वेबर दो पद्धतियां लेकर के आते हैं। उनमें से एक प्रमुख पद्धति है जिसे हम आदर्श प्रारूप कहते हैं, और दूसरी पद्धति का प्रयोग उन्होंने कहा वष्टेहन। यानी आदर्श प्रारूप और वष्टेहन को मिलाकर के सामाजिक घटनाओं का यदि अध्ययन किया जाए तो समाज की यथार्थता, समाज की सत्यता की परख ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। अब वास्तव में समझेंगे हम लोग कि आदर्श प्रारूप होता क्या है, आदर्श प्रारूप क्यों बनाया गया होगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और आदर्श प्रारूप की विशेषताएं क्या हैं, और इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है। यदि इतनी सारी बातें हम समझ जाते हैं तो आदर्श प्रारूप के बारे में हमारी एक व्यापक समझ हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर ने कहां पर दी थी, और यह प्रश्न आता भी है। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1905 में लिखी गई थी। अब यह आदर्श प्रारूप आप जब देख रहे हैं, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक का नाम है आदर्श और दूसरे का नाम है प्रारूप। आदर्श का मतलब है अधिक से अधिक पूर्णता की स्थिति, या मानक प्रारूप जिसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट परफेक्शन। और प्रारूप का मतलब यह होता है एक ऐसा वर्ग या ऐसा वर्ग समूह जो अन्य वर्गों से भिन्नता रखता हो। तो प्रारूप का मतलब है कोई प्रकार का वर्ग या समूह जिसकी एक खास विशेषताएं हो। तो इस आदर्श प्रारूप को देने की आवश्यकता क्यों हो गई? क्योंकि जो हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो घटनाओं के अध्ययन करते समय यदि हम एक विधि का प्रयोग करें जिसे हम कहते हैं तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि के द्वारा हम किसी भी घटना का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। जब आप लोग कभी कभी तुलना के आधार पर कोई भी घटना का अध्ययन करते हैं तो आपको घटना ज्यादा समझ में आती है। और जब तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का आप प्रयोग करेंगे तो इसलिए कहा भी जाता है कि मैक्स वेबर तुलनात्मक अध्ययन का पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान है। अगर प्रश्न आता है कि कंपैरेटिव स्टडी करते हैं मैक्स वेबर, तो आपको करना है, हाँ भाई करते हैं। और तुलनात्मक अध्ययन जब आप करेंगे तो आप दो चीजों का पता लगा पाएंगे, एक होता है काज और दूसरा होता है इफेक्ट। यानी किसी भी कार्य को करने वाले वो कारण कौन से थे जिसके कारण घटनाएं घटी। जैसे मैक्स वेबर का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो उन्होंने धर्म का अध्ययन किया, और धर्म के अध्ययन में ये पाया कि कुछ धर्म ऐसे थे जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म, वहां के उनके धर्म में ही कहा गया है भाई आपको उन्नति करना है, आपको पैसे के लिए ज्यादा काम करना है, आपको मेहनत करना चाहिए, आपको अर्थ का संचय करना चाहिए। तो इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग ज्यादा उन्नति को प्राप्त किए। यानी वो कारण ये था कि उनके धर्म में बताया गया था कि आपको आर्थिक उन्नति कैसे करनी है। और जब काज एंड इफेक्ट आप देखोगे तो वही काज एंड इफेक्ट का अध्ययन करने के लिए जो तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग कर रहे थे, तो वही आदर्श प्रारूप कहलाएगा। कि कोई भी रिसर्चर है जो किसी घटना का अध्ययन करना चाहता है, तो उस घटना के संदर्भ में वह अपने क्या करे, वह एक आदर्श प्रारूप का निर्माण करे। कोई भी घटना है जिसका आपको अध्ययन करने समाज में जाना है, तो उसके लिए आप एक आदर्श प्रारूप बनाइए। और आदर्श प्रारूप बनेंगे कैसे, आप निर्माण कैसे करोगे साहब? तो आदर्श प्रारूप आप निर्माण दो चीजों से कर सकते हैं। या तो आपका इतिहास का ज्ञान अच्छा हो, या फिर आपका उस क्षेत्र में अनुभव अच्छा हो, तो उसके आधार पर आप आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकते हैं। फिर आपने जब आदर्श प्रारूप बना लिया, तब आप जाइए उस घटना का अध्ययन करिए, ये घटना क्या घटित हो रही है। अब इससे देखिए कि जो आपने आदर्श प्रारूप बनाया था, इसमें इस घटना से कितनी समानता है या कितनी भिन्नता है, इसके अध्ययन आधार पर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। यानी आप इससे तुलना करके अपनी घटना का अध्ययन करें।
और जरूरी नहीं है आदर्श प्रारूप हर घटना के लिए अलग अलग बन सकता है और हर व्यक्ति अलग अलग अपने आदर्श प्रारूप बना सकता है। कुल मिलाकर के जमा बात यह है कि मैक्स वेबर ये चाहते थे कि आदर्श प्रारूप बनाइए किसी भी घटना का अध्ययन करने जाते समय, और फिर उसके आधार पर आप जो भी अपना रियलिटी में आप जहां पर भी पहुंच रहे हैं, यानी ये मेंटल लेवल का कंस्ट्रक्शन है, ये मेंटल लेवल है, मेंटल लेवल। मानसिक रूप से आप आदर्श प्रारूप बनाइए घटना का, किसके आधार पर? हमने बताया दो आधार पर, एक ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर या आपका अनुभव का ज्ञान हो, इसके आधार पर आप उसकी कुछ विशेषताओं को लिखिए और उसके बाद आप घटना वाली स्थान पर जाइए और फिर दोनों का तुलना करके जब आप अध्ययन करेंगे तब आप ज्यादा अच्छा रियलिटी दे पाएंगे, जो कि समाजशास्त्र का उद्देश्य है, समाज की यथार्थता को जानना। अब आगे देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो बताया गया आदर्श प्रारूप वेबर के पद्धति शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति को जो महत्व देते थे, उसके आधार पर आप तुलनात्मक पद्धति से, जो मैंने बताया कि आप तुलना करके किसी भी घटना का अध्ययन करेंगे तो उसके कारण और उसके परिणामों को समझ पाएंगे, यानी कौन से ऐसे वो कारण हैं जिनके लिए वो घटना ज्यादा उत्तरदायी हो रही है। तो यानी वेबर का जो ये तुलनात्मक पद्धति है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को व्याख्या करता है, और यही व्याख्या को जो और अच्छे रूप में हम देखते हैं तो ये आदर्श प्रारूप का बन करके आता है। यानी जो वो बात करते हैं कि किसी भी घटना को तुलना के आधार पर हमें अध्ययन करना है, आप तुलना के आधार पर अध्ययन करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। और तुलनात्मक अध्ययन का फायदा है कि हमें कॉज एंड इफेक्ट मिल जाता है कि उसके पीछे के कारण क्या है। जैसे उन्होंने धर्म के अध्ययन में बताया कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ही ऐसा बताया गया है कि आपको ज्यादा उन्नति करना चाहिए, ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, धन का संचय करना चाहिए, इसलिए वो लोग ज्यादा आगे बढ़े। और इसी को और व्यवस्थित रूप से यदि उन्होंने किया तो उसका नाम उन्होंने आदर्श प्रारूप दे दिया। जैसे कि भारत ज्यादा उन्नति क्यों नहीं कर पाया, एक समय तक तो भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन उसके बाद भारत के जो धर्म में लोगों ने बताया कि भाई आपको समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, इसलिए भारत ने कभी अपना विस्तार नहीं किया। आपको पता होगा कि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, पहले की बात जाने दीजिए, क्योंकि भारत के धर्म में, भारत के चिंतन में यह बताया गया कि हमें साम्राज्य को विस्तार नहीं करना चाहिए, हमें समरसता का भाव लाना चाहिए। तो ये घटना के पीछे कारण है कि हम विस्तार क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, तो तुलनात्मक अध्ययन किए तो आपको पता चल जाए कि ऐसी स्थिति क्यों बन रही है और इससे आप रियलिटी के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये काम मैक्स वेबर अपने आदर्श प्रारूप के माध्यम से करते हैं और ये बताते हैं कि आदर्श प्रारूप ही नहीं, आप वर्स्टेहन को भी मिलाइए। वर्स्टेहन के माध्यम से आप घटना की ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। और आदर्श प्रारूप वास्तव में कुछ और नहीं, यह है वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से पैमाने या मानक स्टैंडर्ड के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों का चयन से है। यानी मैंने आपको जो बताया कि किसी भी आप घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आप उसके बारे में उसके जो है आदर्श चीजों को निकालिए, और आदर्श का मतलब उसकी हाईएस्ट परफेक्शन को निकालिए कि ये गुण उसमें होने ही चाहिए। जैसे लोकतंत्र का आप अध्ययन करने जा रहे हैं तो लोकतंत्र के आप गुणों को जान लीजिए। जैसे लोकतंत्र का गुण है कि आप एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, भाई मताधिकार का सभी व्यक्तियों को अधिकार होना चाहिए, यानी अधिकार नहीं है तो फिर वहां पे लोकतंत्र कैसे आएगा। दूसरा, बहुमत का शासन होना चाहिए, चुनी हुई सरकार बननी चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा बहुमत हो वो सरकार बनाए। अगला, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं लोकतंत्र की हैं, तो आपने बना लिया। तो हो सकता है कि आप ये जो इसकी विशेषताएं लिख रहे हैं तो आप किसी अन्य देश का अध्ययन करने जाएं और पाएं कि वहां पे हो सकता है जो लोकतंत्र है तो वहां पे, जैसे भारत का लोकतंत्र अलग प्रकार का है, स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र अलग प्रकार का है, अमेरिका का लोकतंत्र अलग प्रकार का है, लेकिन लोकतंत्र तो है। अब स्विट्जरलैंड में जो है हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली करते हैं, यानी व्यक्ति क्या करता है, लोग क्या करते हैं, अपने नेता को वोट देते हैं और फिर ये नेता जाकर के सरकार में भागीदारी करता है। जबकि स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट ही लोग अपने आप को नेता को बनाते हैं, यानी बीच का मध्यस्थ आदमी, चाहे विधायक या सांसद हम लोग जो रखते हैं वो वहां पे नहीं है, लेकिन लोकतंत्र वहां भी पाया जाता है। तो फिर आप उसके आधार पर जब रियलिटी के करीब जाएंगे तो बहुत हद तक आपको आसानी हो जाएगी, हाँ भाई ये बातें हैं लेकिन ये बातें नहीं है, इस हिसाब से। अगला है ये कि वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप एक मॉडल है। हमने बताया जो मॉडल है, और ये मॉडल भी
कैसा है, मानसिक रूप से, यानी कल्पना के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। आदर्श प्रारूप निर्माण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? तो उद्देश्य सबसे प्रमुख ये है कि वस्तुनिष्ठता की समस्या के समाधान हेतु, समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता की समस्या, यानी आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाते, क्योंकि मानव का दिमाग है अपनों के लिए ज्यादा सोचता है, तो इस वजह से, लेकिन हम जब आप अपने के लिए ज्यादा सोचेंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे। तो इस समस्या से समाधान के लिए आदर्श प्रारूप का निर्माण किया, जो कि एक पद्धति है इनकी। जो रियलिटी होती है वो सब्जेक्टिव नेचर की होती है, सत्यता हमेशा सब्जेक्टिव होती है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी घटना घट रही है समाज में, उसमें लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। ये व्यक्ति इसी घटना को कुछ और कहेगा और ये व्यक्ति इसी घटना को कुछ और कहेगा। हो सकता है ये व्यक्ति कहे जो आज की मॉडर्न युवतियां हैं जो कम कपड़े पहनती हैं ज्यादा आधुनिक हैं, और इसको हो सकता है इसके देखने का दृष्टिकोण हो कि नहीं ये जो है व्यभिचारी हैं। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से किसी भी चीज को देख सकता है, और जो सामाजिक घटनाएं होती हैं हमेशा सब्जेक्टिव नेचर में होती हैं। और इस समस्या को समाधान करने के लिए एक स्केल बनाना चाहिए, और उस स्केल का नाम ही वो आदर्श प्रारूप देते हैं कि आप स्केल बना करके जब घटना का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए वो समस्याएं नहीं आएंगी। अगला है, ये कहते हैं आदर्श प्रारूप क्या है, एक मेजरिंग रॉड की तरह है। आप मेजर करें इसका, जैसे सत्ता का उन्होंने मेजरिंग रॉड के रूप में यूज किया कि सत्ता जो है आपकी 3 प्रकार की होती हैं। तो आप देखिए कि उस सत्ता में अगर जो है कार्यकरण संबंध है, लक्ष्य और साधन के बीच में सामंजस्य है, तो तार्किक सत्ता हो गई, या करिश्माई सत्ता हो गई। करिश्माई सत्ता में के गुण आप मिला सकते हैं। या नौकरशाही को आदर्श प्रारूप के रूप में मैक्स वेबर बनाते हैं और कहते हैं कि नौकरशाही के ये गुण होने चाहिए, लाल फीताशाही, औपचारिक शासन होना चाहिए, है ना, और नियुक्ति का एक नियम होना चाहिए। ये सब नौकरशाही के गुण बताए थे कि अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो नौकरशाही होगा। या वो सामाजिक क्रिया की बात करते हैं कि सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती हैं। अब 4 प्रकार की कौन सी सामाजिक क्रिया हो रही है, भावनात्मक क्रिया हो रही है कि तार्किक क्रिया हो रही है कि मूल्यात्मक क्रिया हो रही है, तो उसके लिए वो अलग अलग प्रकार से आइडियल टाइप लाते हैं और कहते हैं यदि इनके गुण किसी में पाए जाते हैं तो वो उस प्रकार की वह क्रिया है, और इससे अध्ययन करते हैं। अगला है आदर्श प्रारूप एक मॉडल की तरह दिमागी तौर में बनाई जाती है ऐसी विधि है जिसके आधार पर वास्तविक स्थिति एवं घटना को परखा जा सकता है, यानी घटना का आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे शोध के साधन के रूप में या तुलना के और वर्गीकरण के रूप में, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और कंपैरिजन के द्वारा आप घटना की रियलिटी को जान सकते हैं। यह आदर्श प्रारूप निर्माण का एक उद्देश्य होता है और इसलिए आदर्श प्रारूप बनाया जाता है। आदर्श प्रारूप को बनाया कैसे जाए, किस तरह से हम एक रिसर्चर के तौर पर आदर्श प्रारूप को बनाएं कि उस घटना का हम अध्ययन अच्छे से कर सकें। तो इस घटना का हमें अध्ययन करने के लिए हमें एक आदर्श प्रारूप यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उस घटना के संबंध में, इस घटना के संबंध में जो विशेषताएं हो सकती हैं उनको हमको यहाँ लिख लेना है या अपने मन में बना लेना है। तो ये आप उसके संबंध में तभी बना पाएंगे जब आपके पास इतिहास की एक अच्छी समझ होगी, इन डेप्थ नॉलेज इन हिस्ट्री होगी, या कि इंपेरिकल स्टडी होगी कि आपने उस घटना से संबंध में कुछ ऐसी और अन्य घटनाएं हुई उनको जाकर के क्षेत्र में देखा हो। तो उसके आधार पर आप अपनी मानसिक कल्पना और आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकते हैं कि जब आप इस क्षेत्र में आए, अब अध्ययन के दौरान आए, तो फिर अपने आदर्श प्रारूप से तुलना करें कि कहाँ कितनी समानता है, कहाँ कितनी असमानता है। इससे आपकी घटना की जो समझ होगी, उसकी यथार्थता होगी, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगला है कि आदर्श प्रारूप शोधकर्ता के अध्ययन का एक अंग है, पार्ट है, कि अगर आपको ऐसे अध्ययन करना चाहिए। वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से मानक स्टैंडर्ड के रूप में विचार पूर्वक कुछ तथ्यों का जो चयन किया जाता है वही आदर्श प्रारूप कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया, लोकतंत्र का आपको आदर्श प्रारूप बनाना है तो आप लोकतंत्र की विशेषताएं लिख लीजिए कि लोकतंत्र में ये हो सकता है। उसके बाद फिर अन्य देश में जाइए और पता करिए कि भाई यहाँ पे लोकतंत्र कैसा है और हमारे आदर्श प्रारूप से कैसा उसमें समानता है या विभिन्नताएं हैं। और समानता या विभिन्नता हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि आप कोई भी आदर्श प्रारूप बनाएंगे वो हमेशा आप रियलिटी में जाएंगे, तुलना करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ असमानता या भिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगे ही। और इनका प्रयोग हम समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करने तथा अर्थात तुलना करने के लिए करते हैं। तो यह हो गया आदर्श प्रारूप के निर्माण की विधि। आदर्श प्रारूप की कुछ विशेषताओं की बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से
ये कह सकते हैं कि आदर्श प्रारूप जो भी हम बनाते हैं वो अनिवार्य विशेषताओं का एक पुंज होता है, यानी उस घटना के संबंध में हम केवल अनिवार्य विशेषताओं को ही सामने लेकर के आते हैं, बहुत सारी अन्य विशेषताओं को उसमें से हटा दिया जाता है। जैसे लोकतंत्र की हमने अनिवार्य विशेषताएं बताई, एलेक्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यानी मताधिकार का अधिकार होना चाहिए, वहां पे बहुमत का शासन होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, इत्यादि जो अनिवार्य है लोकतंत्र के लिए, वही सारी चीजें हम अपने आदर्श प्रारूप में समाहित करेंगे, अन्य चीजों को हटा देंगे। अगला है मैक्स वेबर की पद्धति शास्त्र का यह एक प्रमुख अंग है, और वास्तविक जीवन में किन तत्वों को आदर्श प्रारूप के लिए चुना जाएगा यह किस पर निर्भर करता है, ये रिसर्चर पर निर्भर करता है। जो शोध करता है, जो उस घटना किसी अन्य घटना का अध्ययन करने जा रहा है, उस पर निर्भर करेगा वो किन चीजों को अपने आदर्श प्रारूप में ले और किन चीजों को अपने आदर्श प्रारूप में ना ले। और यह आदर्श प्रारूप क्या है, कैसा है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तरीके से इसका चुनाव किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श प्रारूप अलग अलग हो सकता है। हमने कहा इस व्यक्ति ने आदर्श प्रारूप इस घटना के लिए कुछ और बनाया, तो हो सकता है इस व्यक्ति का आदर्श प्रारूप, एक रिसर्चर का आदर्श प्रारूप इसी घटना के लिए कुछ और हो सकता है। वो तो उसकी मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। तथा एक घटना के अध्ययन के लिए एक से अधिक आदर्श प्रारूप भी बन सकते हैं। वही बात है कि अलग अलग व्यक्ति बनाए आदर्श प्रारूप तो वो अलग अलग ही बनेगा। आदर्श प्रारूप जो होता है वो सामान्य या औसत नहीं होता है। सामान्य या औसत का मतलब यह है कि जब आप विशिष्ट चीजों को और अनिवार्य विशेषताओं को ले रहे हैं तो ये सामान्य चीजें इसमें नहीं ली जाती और वो औसत प्रकार का भी नहीं होता है, यानी विशिष्ट लक्षण हम लेते हैं, सामान्य लक्षणों को इसमें समाहित नहीं करते। अगला है कि आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के वास्तविक अर्थ के आधार पर होना चाहिए। जो कर्ता होगी उसकी क्रिया के वास्तविक अर्थ यानी समझ के अनुसार, यहाँ पे देखिए वर्स्टेहन का प्रयोग कर रहे हैं। आदर्श प्रारूप और वर्स्टेहन को मिलाकर के हम समाज की यथार्थता को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अगला है घटनाओं के वर्गीकरण एवं तुलनात्मक विश्लेषण में भी यह मदद करते हैं। आदर्श प्रारूप सब कुछ का विश्लेषण नहीं करते हैं, ये तो सामाजिक क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण है, जो कि आपको हमने पहले बताया। आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना अनिवार्य नहीं है, यानी आप जैसा आदर्श प्रारूप बनाते हैं हो सकता है वैसा वास्तविक जीवन में हमें ना दिखाई पड़े, लेकिन हम उसके बारे में अपनी कल्पना के आधार पर बनाते हैं। और आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है जो कि मस्तिष्क में आप निर्माण करते हैं कल्पना के आधार पर। इसका संबंध नैतिक या आदर्श से नहीं होता, यानी मूल्यों से, वैल्यूज से इसका संबंध नहीं है। इसका संबंध एक आप हाईएस्ट परफेक्शन से है, जो कि उस घटना के संबंध में जो जो अनिवार्य विशेषताएं हैं उसको हम अध्ययन कर रहे हैं तो उससे संबंधित है। अगला है यह मूल्य निरपेक्ष है या मूल्य रहित होता है, वही बात है। और यदि बात की जाए कि आदर्श प्रारूप का समाजशास्त्र में योगदान क्या है, कि क्या मिल गया आदर्श प्रारूप का मैक्स वेबर जो लेकर के आते हैं, तो इससे सबसे बड़ा योगदान तो यह है कि सामाजिक यथार्थता यानी सोशल रियलिटी को खोजने के लिए एक पद्धति का निर्माण मिल गया हमें, कि एक ऐसी पद्धति मिल गई जिससे हमें सामाजिक यथार्थता को जानने में मदद मिलेगी। और दूसरा ये वस्तुनिष्ठता की समस्या का समाधान करता है। और तीसरा ये कि जो अनुसंधान करता है उसकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। अभी तक के में प्रत्यक्षवाद वगैरह में ये देखने को मिलता था कि घटना जैसी है वैसे ही अनुसंधानकर्ता को वैसा ही प्रयोग करना है, लेकिन इसमें जो अनुसंधान करता है उसमें वह अपनी समझ को भी विकसित करे और उसके आधार पर घटना और सत्यता को जानने का प्रयास करे, जिससे कि हम ज्यादा अच्छे से समाज को समझ सकेंगे। तो इस प्रकार से आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का जो है वो सामाजिक यथार्थता को जानने के लिए समाजशास्त्र विषय में एक पद्धति के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने आज इसको देखा। यदि आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।